जीवन एक संघर्ष। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। शिवानी शंकर की बहन है जिसे सूर्या अपने जाल में फंसाकर उसके साथ गलत करता था। ये बात उसने अपने भाई शंकर को बताई होगी तो उन्होंने ही सूर्या को गायब किया है। और उस दिन मंदिर में माँ के ऊपर हमला उन्होंने ही किया था और मुझे देखकर चौंक भी गए थे। इसका मतलब वो लोग सूर्या को पहले ही ठिकाने लगा चुके हैं, इसीलिए मुझे जिंदा देखकर उन्हें हैरानी हुई होगी। लेकिन अब सोचने वाली बात ये थी कि उन्होंने माँ पर क्यों हमला किया। ये बात राधिका माँ और तान्या दीदी तो मुझे बताएगी नहीं, मुझे सोनिया को ढूंढना पड़ेगा, वो ही मुझे पूरा रहस्य बता सकती है। मैं सूर्या की अलमारी देखने लगा, शायद सोनिया का मोबाइल नंबर पता लग जाए, लेकिन नहीं मिला। तभी मुझे एक बात याद आई कि लैपटॉप में फेसबुक पर सोनिया का नंबर मिल सकता है। मैंने लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट किया और गूगल हिस्ट्री देखने लगा। सूर्या ने लास्ट 6 महीने पहले फेसबुक चलाई थी और उसकी फेसबुक लॉगिन थी। जैसे ही मैंने सूर्या की फेसबुक आईडी लॉगिन की तो देखा बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। मैं प्राइवेट मैसेज एक एक खोलकर पढ़ने लगा, तभी मुझे सोनिया की आईडी से आए मैसेज दिखाई दिए। मैंने सभी मैसेज पढ़े और सोनिया की प्रोफाइल इंफॉर्मेशंस में जाकर उसका नंबर नोट किया और उसको कॉल कर दी। 2 बार घंटी जाने पर तीसरी घंटी पर सोनिया का फोन उठा। सोनिया बोली, हेलो कौन? रात के 11:30 बज रहे थे, शायद वो सो रही होगी। मैंने कहा, हेलो दीदी, मैं सूर्या हूँ। मेरा नाम सुनते ही सोनिया एकदम चौंक गई। सोनिया बोली, सूर्या तुम कहाँ हो? तुम तो कहीं गायब हो गए थे, शंकर डॉन ने तुम्हें गायब करवा दिया था। हाँ दीदी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 5 महीने से घर पर ही हूँ। आप इन 5 महीनों में मुझसे मिलने घर पर क्यों नहीं आई? सोनिया बोली, तुझे नहीं पता तेरे गायब होने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे और तेरे बारे में तान्या को सब पता चल गया था, इसलिए तान्या ने मुझसे दोस्ती ही छोड़ दी। तुम्हारी माँ ने भी मुझसे बहुत उल्टा सीधा बोला, इसलिए मैं उस शहर को छोड़कर चंडीगढ़ आ गई। मैंने कहा, ओह दीदी, माफ करना, मेरी वजह से आपको तकलीफ सहनी पड़ी। ये बताओ दीदी, मेरे गायब होने के बाद शंकर डॉन के आदमियों ने माँ पर हमला क्यों किया? सोनिया बोली, क्यों तुझे राधिका आंटी ने नहीं बताया क्या? आंटी को तान्या ने बता दिया था कि तूने शिवानी के साथ गलत संबंध बनाए और उसे शादी के नाम पर धोखा दिया, इसलिए शिवानी ने अपने भाई से कहकर तुझे गायब करवा दिया। तेरे गायब होते ही आंटी ने शंकर डॉन पर केस कर दिया, वो इस समय जेल में है। उसी के आदमियों ने आंटी पर हमला किया होगा। सूर्या, अब भी वक्त है, शंकर डॉन से और शिवानी से माफी मांग ले, वरना वो जेल से आते ही फिर से तुझ पर हमला करेगा। सूर्या ने कहा, हाँ दीदी, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जो पाप सूर्या ने किए हैं उसकी सजा उसको मिल चुकी है, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर सूर्या ने फोन काट दिया। मैं बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि कैसे इस मामले को सुलझाया जाए, और यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह की चहल पहल और माँ की मधुर आवाज मेरे कानों पर दस्तक दे रही थी। मैं नींद के आगोश से निकलने का प्रयास करता हुआ उठा। माँ बोली, बेटा उठो, कंपनी जाना है तुम्हें, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। सूरज बोला, हाँ माँ, अभी तैयार होता हूँ। माँ के जाते ही मैं जल्दी से फ्रेश होकर नीचे पहुँचा तो मैंने देखा तान्या दीदी कंपनी जा चुकी थी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। तभी मेरे दिमाग में आया कि शंकर डॉन की रिहाई के लिए माँ से बात करूं और इस रंजिश को सुलझाऊं ताकि भविष्य में कोई खतरा ना हो। सूरज ने कहा, माँ एक बात पूछनी थी आपसे। राधिका माँ बोली, हाँ बोलो बेटा। सूरज ने कहा, माँ मैं शंकर डॉन की रिहाई चाहता हूँ। जैसे ही माँ ने यह सुना एकदम चौंक गई। माँ को लगा कि शायद मुझे सब कुछ याद आ गया है। राधिका बोली, क्या तेरी याददाश्त वापस आ गई है?
तुझे कैसे पता कि शंकर को मैंने जेल भिजवाया है? माँ हैरान और परेशान थी। उसे डर था कि कहीं मेरी याददाश्त वापस ना आ जाए और मैं फिर से उस नर्क की जिंदगी को गले ना लगा लूं। सूरज बोला, नहीं माँ, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि शंकर डॉन मेरी वजह से जेल में है। माँ, गलती मेरी थी, उस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो, आप पर या दीदी पर कोई फिर से हमला करे। मैं उनसे अपनी गलती की माफी मांग लूंगा माँ। शिवानी के साथ जो हुआ गलत हुआ है, मेरी ना समझी रही होगी शायद। मैं पापी था और उस पाप की सजा मुझे मिल चुकी है। अब आप भी उसे माफ कर दो। माँ मेरी बात को हैरानी से सुनती हुई बोली, बेटा तू कितना समझदार हो गया है। मैं केस को वापस तो ले लूंगी, लेकिन मुझे डर है कहीं शंकर फिर से तुझे हानि ना पहुंचा दे। मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ बेटा। सूरज ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। इस सूर्या से अगर कोई टकराएगा तो खुद जलकर भस्म हो जाएगा। आप आज ही उसे रिहा करवा दीजिए, मैं उससे बात करूँगा माँ। राधिका बोली, बेटा तू कहता है तो ठीक है, मैं अपने वकील से कहकर उसे अभी रिहा करवा देती हूँ। माँ ने तुरंत फोन निकालकर वकील से शंकर की रिहाई की बात की। मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन डर भी था कि कहीं जेल से छूटने के बाद शंकर कोई गलत हरकत ना करे। राधिका माँ बोली, बेटा अभी 1 घंटे में शंकर की जमानत हो जाएगी, तू थोड़ा सतर्क रहना। अब जल्दी से कंपनी जा, देर हो रही है। मैंने माँ को गले से लगाकर किस किया और गाड़ी लेकर कंपनी आ गया। कंपनी जाकर मैंने सबसे पहले सभी लोगों से परिचय किया। कंपनी के सभी लोग मुझसे बहुत प्रभावित हुए और मैंने कंपनी में काम करने वालों की सभी समस्या सुनी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि कंपनी उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कंपनी की मैनेजर गीता भी मेरे कार्य और मेरे व्यवहार से बहुत प्रसन्न थी। तान्या कंपनी में आकर पूरा दिन ऑफिस में बैठकर कंपनी के बिल और जरूरी फाइल पूरी करती रहती थी। सूरज के कंपनी आने से उसे थोड़ी राहत तो मिली थी, परंतु कंपनी का सभी कारोबार उसे ही संभालना पड़ता था। गीता मैनेजर तान्या के ऑफिस में पहुंची और बोली, मैम आपके भाई सूर्या जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। कंपनी के सभी वर्कर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आज उन्होंने सबकी निजी समस्या सुनी तो सब लोग उनसे खुश हो गए। तान्या बोली, आप ज्यादा उसके करीब मत जाना, वो दिखने में जितना अच्छा है उतना ही अंदर से शैतान है, और आज के बाद उसकी तारीफ मेरे से नहीं करना। तान्या गुस्से से बोली। गीता तान्या से माफी मांगते हुए अपने केबिन में चली गई। गीता समझ जाती है कि तान्या मैडम सूर्या से बहुत नफरत करती है। इधर सूरज अपने ऑफिस में बैठा कंपनी के हिसाब किताब को पढ़ रहा था, तभी उसका फोन बजा। सूर्या ने फोन देखा तो पूनम दीदी का फोन था। सूर्या ने तुरंत फोन को उठाया। सूरज ने कहा, हेलो दीदी। पूनम ने कहा, सूरज कहाँ है तू? वो बहुत घबराई हुई थी। सूरज बोला, दीदी कंपनी में हूँ, क्या बात है दीदी? पूनम बोली, तनु को बहुत तेज बुखार है, थोड़ी देर के लिए घर आ जा, वो तुझे बुला रही है। मैंने जैसे ही ये सुना तो मैं तुरंत कंपनी से गाड़ी लेकर फार्म हाउस निकल गया। गाड़ी को बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ मैं लगभग 10 मिनट में फार्म हाउस पहुंचा। मैं भागता हुआ तनु दीदी के कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा मेरी माँ रेखा दीदी के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी और पूनम दीदी तनु के पास बैठी थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, माँ और पूनम दीदी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। मैंने तनु दीदी को देखा तो वो सो रही थी। रेखा माँ बोली, आ गया बेटा? सूरज बोला, हाँ माँ, कैसी है दीदी की तबीयत? माँ बोली, बेटा अब तो आराम है। पूनम ने बुखार की दवाई खिला दी। मैं तनु के पास बैठकर उसके माथे पर अपने हाथ से बुखार को देखने लगा तो इस समय बुखार नॉर्मल था। मेरे हाथ रखते ही तनु की आंख खोली तो मुझे देखकर वह खुश हो गई। तनु बोली, सूरज तुम कब आए? सूरज ने कहा, दीदी अभी आया हूँ,
आप चलो मेरे साथ, दवाई दिलवा कर लाता हूँ। तनु बोली, अब मैं ठीक हूँ सूरज। रेखा बोली, चली जा बेटा, दवाई ले आना। पूनम ने कहा, मैं खाना बनाती हूँ सूरज, खाना खाकर जाना। पूनम दीदी चली गई। माँ अभी भी तनु के पास बैठकर उसके सर को सहला रही थी। तनु बोली, माँ अब रहने दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी देर बेड पर लेटने के कारण मैं बोर हो गई हूँ। मैं बाहर गार्डन में टहल कर आती हूँ। फार्म हाउस में ही सुंदर बगीचा था जो कई एकड़ में फैला था। वहाँ फलदार वृक्ष और कई प्रकार के छाया वाले पेड़ भी थे। रेखा माँ बोली, ठीक है बेटा, आप थोड़ा टहल लो। फिर सूरज और तनु दीदी बाहर बगीचे की तरफ निकल आए। सूरज बोला, दीदी आपको बुखार आ गया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तनु बोली, सूरज मैं परसों के दिन झरने के ठंडे पानी से नहाई थी, तब से ही हल्का हल्का बुखार था। सूरज ने कहा, ओह दीदी मेरी वजह से आपको यह तकलीफ सहनी पड़ी। इस तरह बात करते करते वो दोनों बगीचे में काफी आगे तक निकल आए जहां अंगूर और अनार के पेड़ थे। तनु बोली, कोई बात नहीं सूरज, उस दिन मजा भी तो बहुत आया था नहाकर। दीदी हंसते हुए बोली। फिर हम दोनों घर आ गए। पूनम दीदी हमारा ही इंतजार कर रही थी। पूनम बोली, आ गए तुम दोनों, चलो जल्दी से खाना खा लो। खाना खाने के बाद थोड़ी देर माँ और पूनम दीदी से बात करके मैं अपने नए घर यानी राधिका माँ के घर लौट आया। घर पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज चुके थे। जैसे ही मैं घर पहुँचा तो माँ ने दरवाजा खोला। माँ के चेहरे पर इंतजार और चिंता के भाव थे। राधिका माँ बोली, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी, कहाँ गए थे तुम? मैंने फोन से पता किया था, कंपनी से तुम आज तो जल्दी निकल आए थे। सूरज बोला, ओह माँ आप परेशान मत हुआ करो, मैं एक जरूरी काम से कॉलेज चला गया था। राधिका बोली, बेटा फोन तो कर दिया होता, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। शंकर डॉन भी आज जेल से रिहा हो गया है, इसलिए और ज्यादा डर लग रहा था। सूरज बोला, अच्छा हुआ माँ शंकर को आपने छुड़वा दिया, चलो माँ आप आराम कर लो। राधिका माँ बोली, बेटा खाना तो खा ले। सूरज ने कहा, माँ आज मैंने बाहर ही खाना खा लिया था। राधिका माँ बोली, ठीक है बेटा जाओ, तुम भी सो जाओ अब। अपने रूम में आकर मैंने कपड़े उतारे और बेड पर लेट गया। मुझे रोजाना 12 बजे सोने की आदत थी, इसलिए समय पास करने के लिए मैंने सूर्या का लैपटॉप चालू कर लिया। फिर उसे वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट करके मैं सूर्या की फेसबुक चलाने लगा। थोड़ी देर सूर्या के मैसेज पढ़ने के बाद मैं लैपटॉप के सभी सॉफ्टवेयर को क्लिक करके देखने लगा। एक हिडन कैमरा के नाम से मुझे एक ऐप्स दिखाई दिया तो मैंने उस पर क्लिक किया। मैंने देखा उसमें बहुत सी पिक्चर दिखने लगी। मैंने गौर से देखा तो चौंक गया। ये कैमरा इसी घर के सभी कमरों में लगा हुआ था जो वाईफाई से कनेक्ट होता है। माँ के कमरे में मैंने माँ को चलते फिरते देखा तो मैं खुद हैरान था कि सूर्या अपने ही घर की निगरानी करता था। मैंने हिडन कैमरा रिकॉर्डिंग पर क्लिक किया तो उसमें 6 महीने पहले की प्रत्येक दिन की वीडियो थी जिस पर दिनांक और समय अंकित था। मैंने एक वीडियो पर क्लिक किया तो उस वीडियो में माँ को देखा जो रूम में लेटकर मोबाइल पर टाइम पास कर रही थी। दूसरे दिन की वीडियो में माँ को एक नाइटी पहने हुए देखा। यह सब देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी और सोच रहा था कि सूर्या ने ये कैमरा किस मकसद से लगाया होगा। मैंने वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और जैसे ही वीडियो को देखा तो मेरी सांसें थम गई, पैरों तले जमीन खिसक सी गई। जिस माँ को मैंने हमेशा भारतीय संस्कृति में ढले हुए देखा वो सब ये वीडियो देखकर धूमिल हो गई। मैंने उस वीडियो को तुरंत बंद कर दिया। एक पुत्र होने के नाते मेरी मर्यादा ने मुझे यह सब देखने से रोक लिया। हालांकि मैं जानता हूँ कि राधिका मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन सगी माँ से कम भी नहीं है। सूर्या के इस घिनौने कृत्य की मैं अपने मन में बार बार निंदा कर रहा था।
दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।